ईयर की इकोनॉमिक्स के क्लास में टॉपिक सेकंड उपयोगिता विश्लेषण के बारे में चर्चा चल रही है। उसके अंतर्गत पिछली क्लास में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को स्टार्ट किया। इसको आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का एक दिए हुए समय में उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है। इसके बारे में चर्चा की गई। इसके अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल के द्वारा 3 बातें बताई गई थी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत इन 3 बातों का होना आवश्यक है, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। इसमें उन्होंने बताया कि वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता वस्तु के स्टॉक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग करेंगे उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता से कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी, जो कि मैंने आपको तालिका के द्वारा पिछली क्लास में स्पष्ट किया। लेकिन ये जो वृद्धि है, जो कि टीयू में जो वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि कैसी होगी? घटती हुई दर से। घटती हुई दर से वृद्धि होने का कारण है सीमांत उपयोगिता का घटना। और नेक्स्ट था, इसी वजह से कुल उपयोगिता में जब घटती हुई दर से वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये सारी बातें हो चुकी थी। आज सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये चीजें होनी चाहिए, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। तो हेडिंग डाल दिया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। ये मान्यताएं या ये चीजें होगी तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहली मान्यता ये मानी गई है कि इस उपभोग का समय नहीं बदलता। उपभोग का समय नहीं बदलता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कब लागू होता है? जब उपभोक्ता के द्वारा जिस समय वो कोई भी वस्तु का उपभोग कर रहा है वो उसी समय लागू होता है। कहने का मतलब समय कैसा है? दिया हुआ है। उपभोग का समय स्थिर रहता है। अगर उपभोग का समय ही परिवर्तित हो गया तो प्राप्त होने वाली उपयोगिता लगातार घटती हुई नहीं होती है। उपभोक्ता जिस समय उस वस्तु का यूज कर रहा है, जिस समय वो उपभोग कर रहा है, वो उपभोग लगातार करता जाता है, जिससे सीमांत उपयोगिता का घटना स्वाभाविक है। ये मैंने आपको एक सारणी के द्वारा बताया था। यदि उपभोग का समय स्थिर नहीं रहेगा तो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती हुई प्राप्ति नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति को भूख लगी, पहली रोटी खाई, सीमांत उपयोगिता 12 के बराबर, दूसरी रोटी खाई, सीमांत उपयोगिता 8 के बराबर, तीसरी रोटी खाई, सीमांत उपयोगिता 6 के बराबर, पहले वाले उदाहरण से ही, चौथी रोटी खाई, सीमांत उपयोगिता 4 के बराबर। एक समय के बाद सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी 5वीं या 6वीं रोटी से। उसके बाद भी अगर वो उपभोग जारी रखता है तो उपयोगिता घटने की जगह माइनस या ऋणात्मक हो जाती है। लेकिन जब वापस शाम को खाना खाने बैठता है तो उस समय सीमांत उपयोगिता घटती भी नहीं होगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के लिए उपभोग का समय वो कैसा रहता है? स्थिर रहता है या दिया हुआ माना जाता है, तभी ये नियम लागू होगा। जैसे
एक प्यासा व्यक्ति है, उसे जब पानी एक गिलास पिलाया जाता है तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी गिलास जब पानी पीता है उससे प्राप्त उपयोगिता कम होगी, और तीसरे जब पानी की गिलास पिएगा तो उसे प्राप्त उपयोगिता 0 के बराबर होती है, क्योंकि तीसरी गिलास से उसे का जो है प्यास बुझ जाती है। लेकिन 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब वो वापस पानी का यूज करता है, पानी को काम में लेता है, तो प्राप्त उपयोगिता अलग प्राप्त होती है। इसलिए इस नियम के लागू होने के लिए उपभोग का समय दिया हुआ माना जाता है या उपभोग का समय स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो। उपभोक्ता की रुचि, रुचि का मतलब क्या होता है? पसंद होता है। पसंद में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि या पसंद में परिवर्तन ना हो, तभी ये नियम लागू होगा। कहने का मतलब है, अगर उपभोक्ता की रुचि या पसंद में परिवर्तन हो जाता है तब ये नियम लागू नहीं होगा। पहली मान्यता से ही दूसरी मान्यता निकलती है कि इस नियम के लागू होने के लिए ये बात आवश्यक मानी गई है कि उपभोग के लिए दिए हुए समय में उपभोक्ता की रुचि ना बदले, यानी जो समय दिया हुआ है, जो समय स्थिर है, जिस समय को माना हुआ मानना है या दिया हुआ मानकर चले हैं, उस समय उपभोक्ता की रुचि में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन उपभोग के समय के स्थिर रहने से रुचि का स्थिर रहना स्वाभाविक है कि जब उपभोग का समय स्थिर माना गया है तो रुचि कैसे बदल सकती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की तीसरी मान्यता उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो, ये भी आवश्यक है, तभी ये नियम लागू होगा। और ये उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दिए हुए समय में जब समय स्थिर है तो उपभोक्ता की रुचि भी स्थिर ही मानी जाती है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की आय स्थिर हो। उपभोक्ता की आय कैसी हो? स्थिर हो। जब उपभोक्ता की आय स्थिर होगी तो उपभोक्ता की रुचि में भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। कहने का मतलब, इस नियम के लागू होने के लिए उपभोक्ता की आय को भी अपरिवर्तित माना गया है, स्थिर माना गया है, क्योंकि आय के बदल जाने से रुचि का बदल जाना स्वाभाविक होता है, और जब रुचि बदल जाएगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसलिए इस सिद्धांत में मान्यताओं के अंतर्गत उपभोक्ता की आय को भी स्थिर माना जाता है। नेक्स्ट आता है, अन्य वस्तुओं की कीमतें भी कैसी होती है? स्थिर होती है। नेक्स्ट देखिए, अन्य वस्तुओं की, अन्य वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर रहती है। अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी क्या माना हुआ है? स्थिर माना हुआ है। अब अन्य वस्तुओं में संबंध स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं आती हैं, जो कि संबंधित वस्तुएं मानी जाती है। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती है, एक वस्तु की जगह जब हम दूसरी वस्तु काम में लेते हैं तो वो स्थानापन्न वस्तुओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए, स्थानापन्न वस्तु के एक वस्तु की जगह जब दूसरी वस्तु को काम में लिया जाता है तो वो स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। उदाहरण की बात करते हैं, चाय और कॉफी, ये कैसी वस्तु है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। कोई भी मेहमान आपके घर पे आता है तो आप उसे क्या बोलोगे? चाय लोगे या कॉफी, या दोनों चीजें ला के रख देते हैं, या तो वो चाय पिएगा या वो कॉफी पिएगा, जो वो पिएगा वो बोल देता है। इसी प्रकार बात करते हैं
कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी स्थानापन्न वस्तु का एग्जाम्पल है। साबुन, नहाने की साबुन, ये भी स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण है। मार्केट में आपको ये सब स्थानापन्न वस्तुएं ही नजर आएगी। कोई से भी साबुन से नहा लो, नहाने की साबुन जो है स्थानापन्न वस्तु है। अगर कोई एक साबुन से आप नहा रहे हो, अगर वो महंगी हो गई तो उपभोक्ता उस वस्तु की जगह या उस साबुन की जगह दूसरे साबुन यूज में ले लेता है। शर्ट व टी शर्ट, ये भी स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है। पैंट या जींस के साथ अगर शर्ट पहना जाएगा या टी शर्ट, अगर शर्ट महंगा है तो उपभोक्ता टी शर्ट की तरफ चला जाता है। चाय महंगी है तो वो कॉफी को खरीद लेगा, कॉफी महंगी है तो वो चाय को खरीदेगा। कहने का मतलब एक वस्तु की जगह जब दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित की जाती है तो वो स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। इस प्रकार अन्य वस्तुओं की कीमतों में स्थानापन्न वस्तुएं आती है तो, और एक आती है पूरक वस्तुएं। कौन सी आएगी? पूरक वस्तुएं। ये भी संबंधित वस्तुओं के अंतर्गत ही आती है। पूरक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? जिन वस्तुओं का एक साथ उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है, वो स्थानापन्न वस्तु पूरक वस्तुएं कहलाती है। जिन वस्तुओं का साथ साथ यूज किया जाता है वो क्या कहलाएगी? पूरक वस्तुएं। उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण बताइए। पैंट व शर्ट, सिर्फ पैंट से ही काम नहीं चलाया जा सकता है, पैंट के साथ शर्ट या टी शर्ट का होना आवश्यक है। इसी प्रकार कार व पेट्रोल या डीजल, अगर आप कार लेते हो तो कार के साथ आपको पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होगी। अगर पेट्रोल या डीजल नहीं होंगे तो कार का यूज भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप ले सकते हो। बैट व बॉल, क्रिकेट के लिए बैट और बॉल दोनों का होना आवश्यक है, तभी क्रिकेट खेला जा सकता है। इस प्रकार ये भी इसका उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों वस्तुएं हैं, जो कि पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तुएं आती है, आगे जब अपन चलेंगे तब आप पूरक वस्तु स्थानापन्न वस्तु के बारे में पढ़ोगे। मैंने आपको भी शॉर्ट में बता दिया कि स्थानापन्न वस्तुओं किसे कहते हैं और उदाहरण बताएं, और पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल भी बताएं। तो जो अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं, उन कीमतों को भी क्या माना जाता है? स्थिर माना जाता है। अगर अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो गया तो उससे संबंधित वस्तुओं की जो कीमतें हैं, संबंधित वस्तुओं की जो मांग है, वो मांग भी परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार एक वस्तु के उपभोक्ता के उपभोग के प्रति उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अन्य वस्तुओं की कीमतों को यथास्थिर मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है। यदि अन्य वस्तुओं के भाव बदल जाएंगे तो उपभोक्ता एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ चला जाएगा। जिसमें मैंने आपको बताया, चाय महंगी हो गई तो उपभोक्ता कॉफी की तरफ चला जाएगा, कॉफी महंगी हो गई तो उपभोक्ता चाय की तरफ चला जाएगा। तो जब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन कर रहे हैं और उपभोक्ता कॉफी का यूज कर रहा है तो हमें उस समय चाय की कीमतों को स्थिर मानना पड़ेगा, तभी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। अगर कॉफी का अध्ययन कर रहे हैं, कॉफी को लेके चल रहे हैं और चाय की कीमतों में परिवर्तन हो गया, चाय की कीमतें सस्ती हो गई, चाय की कीमतें कम हो गई, तो उपभोक्ता कॉफी से चाय की तरफ चला जाएगा, जिससे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। इसलिए अन्य वस्तुओं की कीमतों को यहाँ पर, चाहे वो पूरक वस्तुएं हो चाहे स्थानापन्न वस्तुएं हो, उनको स्थिर माना जाता है। जैसे बात करते हैं अपन यहाँ पर, अगर कार सस्ती हो गई, कार अगर सस्ती हो गई तो पेट्रोल और डीजल की मांग पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कार चलेगी किससे? पेट्रोल और डीजल से। इसके अलावा शर्ट सस्ते हो गए तो पैंट की मांग भी बढ़ेगी। इससे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए ये चार मान्यताएं आपकी
ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं इस नियम का चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण। नेक्स्ट आइए नियम का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। नियम का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। चित्र का नियम के द्वारा स्पष्टीकरण। सीमांत उपयोगिता खरास नियम में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता जो कि टीयू और एमयू है, इनके विवेचन में डबल रोटी का जो उदाहरण लिया था, जिसके अंतर्गत सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की इकाइयां बताई हुई थी, जिसमें 12, 8, 6, 4, 2, 0, -2। कुल उपयोगिता की बात करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट था? 12, 20, 26, 30, 32, 32, 30। वो तालिका मैं आपको याद दिला रही हूँ। तो इसके अंतर्गत उससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता दिए हुए समय में किसी वस्तु का उपभोग लगातार जारी रखता है तो उसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता या एमयू घटती जाती है। और जो टीयू है, जो कि बढ़ रही है, लेकिन उसकी बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? घटती हुई दर से। उसको मैंने आपको याद दिलाने के लिए बताया है। अब बात करते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है, जो सीमांत उपयोगिता अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ वस्तुओं में तो ये तेजी से घटती है और कुछ वस्तुओं में ये धीरे धीरे घटती है। उन दोनों चित्रों को अपन बनाएंगे और देखेंगे। इसमें जो दो एग्जाम्पल लेंगे या दो जो चित्र लेंगे, उसके अंतर्गत एक चित्र तो चपातियों के उपभोग से संबंधित होगा और एक होगा शरबत के गिलास से। बनाइए इसको। ये एक्स एक्स है, ये आपका 0, ये आपका वाई। एमयू, इधर एमयू कर देना वाई एक्स पर, और यहां पर करेंगे अपन शरबत के गिलास। शरबत के गिलास। कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही प्यासा है और वो शरबत का एक गिलास पीता है, उससे प्राप्त उपयोगिता उसे मिलेगी सीमांत उपयोगिता। जब दूसरी गिलास पिएगा तो उसे कम मिलेगी, और तीसरी गिलास से तो वो पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, यानी उसको पूर्ण तृप्ति हो जाती है। इसके बाद भी अगर वो गिलास पीता है शरबत के तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लग जाती है। इसके अंतर्गत आप 0x पर शरबत के गिलास शो करेंगे और यहां पर सीमांत उपयोगिता की मात्रा शो की जाएगी, जो कि 3, 6, 9, 12 उस पर डालो। पहला क्लास पिया उसने, सीमांत उपयोगिता 12 के बराबर मिली। दूसरा क्लास पिया उसने, उसे 8 के बराबर मिली। तीसरा पिया उसने 0 के बराबर, और चौथा पिया तो माइनस के बराबर। इस प्रकार जो सीमांत उपयोगिता जो होगी वो देखो तेजी से घटती हुई नीचे की तरफ आ जाएगी। तेजी से घटती हुई नीचे की तरफ आ जाएगी। ये चित्र आपका ए है। कौन सा चित्र है ये? एल।
और ये है आपकी सीमांत उपयोगिता MU। चित्र आप बनाएंगे जिसमें चपातियों वाला एग्जाम्पल लेंगे, x 0 y MU, और यहाँ डबल रोटी की मात्राएं ले सकते हो या रोटी की मात्राएं कुछ भी ले सकते हो। रोटी की मात्राएं इसमें 2 4 6 8 10 12, इधर रोटी की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार ये चलता रहेगा। अब पहली रोटी खाई उपभोक्ता को 12 के बराबर, दूसरी रोटी खाई 10 के बराबर, तीसरी रोटी खाई 8 के बराबर, चौथी रोटी खाई 6 के बराबर, पांचवी रोटी खाई 4 के बराबर, छठी रोटी खाई 2 के बराबर, सातवीं रोटी खाई 1 के बराबर। इस प्रकार ये चित्र आ में जो MU है वो MU कैसे गिर रही है, धीरे धीरे गिर रही होती है, जबकि चित्र आ में MU तेजी से गिरती है। इस प्रकार दोनों की स्थितियों में अंतर बताया हुआ है। चित्र ए का ढाल तेजी से गिरता है, जबकि चित्र आ में धीरे 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 ये गिरता हुआ आता है। इसको बना लीजिए। अब इस नियम के लागू होने के कारण पढ़ेंगे कि ये नियम कब लागू होता है या इस नियम के लागू होने के कारण। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने इस सिद्धांत के लागू होने के लिए 2 कारण बताए हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम के लागू होने के कारण, नियम के लागू होने के कारण इसके अंतर्गत प्रोफेसर बॉल्डिंग ने इस नियम के लागू होने के 2 कारण बताए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने यहाँ लिख दीजिए, इस नियम के लागू होने के 2 कारण बताए हैं। फर्स्ट है, इस प्रोफेसर बॉल्डिंग ने इस नियम के लागू होने के 2 कारण बताए हैं। विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। फर्स्ट है, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। एक तो होता है पूर्ण स्थानापन्न और एक होता है अपूर्ण स्थानापन्न। पूर्ण स्थानापन्न का मतलब तो होता है आप कोई चीज यूज कर रहे थे, उसकी जगह उसकी कीमत बढ़ने पर दूसरी चीज का उपभोग करने लग गए। कहने का मतलब पहली वस्तु की जगह किसने ले ली, दूसरी वस्तु ने ले ली। लेकिन प्रोफेसर बॉल्डिंग कहते हैं इस नियम के लागू होने में कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न
होती है। कैसे? एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु पूर्णतया नहीं बदली जा सकती। अगर आप एक चीज वस्तु के आदी हो गए, उसकी जगह आप दूसरी वस्तु यूज में लेंगे तो उससे उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी संतुष्टि आपको उस वस्तु से या पहली वस्तु से प्राप्त हो रही थी। इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। मान लीजिए यहाँ पर डबल रोटी और मक्खन दो वस्तुएं ले रहे हैं और डबल रोटी और मक्खन दोनों कैसी वस्तुएं हैं? दोनों पूरक वस्तुएं हैं कि डबल रोटी के ऊपर ही तो मक्खन लगाया जाएगा। इसके लिए डबल रोटी और मक्खन के उपभोग में हम डबल रोटी की मात्रा को तो कैसा रख देते हैं? स्थिर रख देते हैं और मक्खन की मात्राओं को बढ़ाते जाते हैं। मक्खन की क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हो और डबल रोटी की मात्रा को कैसा रखा है? स्थिर रखा है। इस दशा में मक्खन की उत्तरोत्तर अधिक मात्राओं से मक्खन की मात्रा ज्यादा प्राप्त होने पर भी सीमांत उपयोगिता घटती हुई ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि डबल रोटी की मात्राएं स्थिर है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब डबल रोटी तो खत्म हो जाएगी और मक्खन आपका पड़ा हुआ रह जाएगा। इस प्रकार एक वस्तु की दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, जिससे एक वस्तु के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती हुई मात्रा में मिलती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो हमने पूरक वस्तु ली है जिसमें डबल रोटी और मक्खन वाला लिया है, जिसके अंतर्गत मक्खन की मात्राओं को तो बढ़ाया गया और डबल रोटी की मात्रा को स्थिर कर दिया, तो डबल रोटी की मात्रा से तो सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलेगी, मक्खन की मात्रा से भी सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलेगी, क्योंकि जो मक्खन है वो डबल रोटी पर ही लगाया जाएगा। आप इसको दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं, जैसे सब्जी और रोटी है। सब्जी और रोटी में आपको रोटी की मात्रा तो 4 रोटी देती और सब्जी आपको 1 2 3 4 5 6 सब्जी की मात्रा लगातार बढ़ाए जा रहे हो, तो सब्जी खाओगे किसके साथ? सब्जी रोटी के साथ ही तो खाओगे। तो सीमांत उपयोगिता जो कि रोटी से मिल रही है वो तो घटती है ही, साथ में सब्जियों की मात्राओं के बढ़ाने के बाद भी सब्जियों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता भी घटती हुई होगी। इस प्रकार विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, अपूर्ण स्थानापन्न होती है, तभी यह नियम लागू होता है। दूसरा है विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति। विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति या संतुष्टि, कुछ भी लिख सकते हो, तृप्ति की जा तृप्ति हो सकती है, हो सकती है या की जा सकती है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है या विशेष वस्तुएं होती है वो जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे बात करते हैं हम एक सीमा तक ही नमक का उपभोग या नमक का यूज कर सकते हैं। एक बिंदु के बाद जब नमक का उपभोग हमें बंद करना होता है, यदि आप उस बिंदु के बाद भी नमक ज्यादा मात्रा में लोगे तो वो वस्तु खराब हो जाएगी, उसका उपभोग नहीं कर सकते। अतः प्रत्येक वस्तु के उपभोग के दौरान एक संतुष्टि बिंदु होती है जहां पर उपभोक्ता को संतुष्टि 0 के बराबर मिल जाती है। उसके बाद भी अगर आप उसका उपभोग लगातार करते चले जाते हो तो सीमांत उपयोगिता 0 होने के बाद घटने लग जाती है। तो जहां पर उपभोक्ता को 0 संतुष्टि प्राप्त हो गई, कहने का मतलब अब वो उस वस्तु के उपभोग से पूर्ण तृप्त हो चुका है, उसे संतुष्टि पूरी मिल चुकी है, वो ही संतुष्टि बिंदु होता है। इसके बाद भी अगर उपभोग लगातार जारी रहा तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार विशेष आवश्यकताओं की तृप्ति की जा सकती है, तृप्ति हो सकती है, और जब उपभोक्ता को लगातार उपभोग करने के बाद सीमांत उपयोगिता घटती 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 जब 0 पे आ जाती है तो वो उसका पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहलाता है। इस प्रकार ये सीमांत उपयोगिता हरास नियम के लागू होने के कारण है। आगे नेक्स्ट क्लास में